जैसे स्टार्ट किया, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि द मीडियन ऑफ एक्स, है ना, रैंडम वेरिएबल एक्स whose distribution is, मान लो ऐसा है बाइनोमियल 3,1/2, इसका बताओ क्या होगा, इज। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, और सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, या मान लो 3 की जगह रख ले हम 4/1/2, बताओ क्या आंसर होगा। आया कुछ, जो भी आइडिया ट्राई करके देखो क्या आता है। वन एंड टू, ओके, सेकेंड में मतलब 1 से 2 तक इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर चलेगा, क्योंकि बीच में मास नहीं है ना, 1 से 2 के बीच में कोई मास नहीं है, x बराबर 1 पे मास है, x बराबर 2 पे मास है, बीच में कोई मास नहीं है, इसीलिए। सेकेंड में
ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो, डेफिनेशन लगाओ बाइनोमियल का। इतना मुश्किल है क्या ये सेकंड वाला? इसमें भी मतलब क्लोज टू 3 पे ओपन, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन। देखो एक्चुअली क्या है, चलो पहले तो मैं सॉल्व कराता हूँ, हालांकि एक थ्योरम भी है, लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्ट भी है। तो पहले क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जो x है 3, हाँ, सो 3cx हाफ की पावर हो जाएगी 3, यही आएगी ना, जहां स्मॉल x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। तो यहाँ देखो एक्चुअली दो वैल्यू मिडिल वैल्यू है ना, क्योंकि हाफ मैंने लिया हुआ है इसीलिए। तो होगा क्या, तुम्हें पता है ना सिमेट्रिक होता है ये, मतलब अगर यहाँ p जैसे हाफ ले रखा है मैंने, तो उस केस में ये 0 पे और 3 पे सेम ही मास आ रहा होगा, 1 पे 2 पे सेम ही मास आ रहा होगा, है ना, तुम चेक कर लो, क्योंकि 3c0 और 3c3 सेम रहेगा ना, 3c1 और 3c2 सेम रहेगा, तो 0 और 3 पे मास सेम है, 1 और 2 पे मास सेम है। तो सिंपल तुम अगर चेक करो ऐसे, तो अगर तुम चलो तुम शुरू में ऐसे चेक कर रहे होगे कि x बराबर 0 पे निकालते हैं, सो ये हाफ की पावर क्यूब आ गया, द मास एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 3 टाइम हाफ की पावर 3 आ गई, द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, ये भी 3 टाइम हाफ की पावर क्यूब आ गई, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, सो 3 टाइम हाफ की पावर, सॉरी जस्ट हाफ की पावर 3 आएगी, तो जस्ट हाफ की पावर 3 आएगी, ये होगी। अब ठीक है, अब क्या होगा, तुम देख लो कि हमें मीडियन क्या होता है, मीडियन का डेफिनेशन पता है हमें, सो प्रोबेबिलिटी m अगर मीडियन है तो लेस देन इक्वल टू m, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू हाफ, एज वेल एज प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू m, दैट प्रोबेबिलिटी शुड आल्सो बी मोर देन इक्वल टू हाफ, ये डेफिनेशन है मीडियन का। सो अब चेक कर लो, तो ऑब्वियसली ये सम इक्वल है इस सम के, है ना, अब चेक करो कितना होगा, हाफ हाफ ही होगा ना,
सो इन दोनों को ऐड करने पे हाफ आ रहा होगा और इन दोनों को ऐड करने पे हाफ आ रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी तुम अगर x लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड करो, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी x अगर आप मोर देन इक्वल टू 1 ले रहे हो तो हाफ से ये भी ज्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं बस ये बोल देता हूँ हाफ से ज्यादा ही होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों का सम हाफ है, ये दोनों का सम हाफ है, 0.5 सो ये हाफ से ज्यादा ही आएगा क्योंकि ये तीनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। इस वाले केस में ये तीनों ऐड हो जाएगा, तो 1 तो मीडियन है। सिमिलरली तुम 2 के लिए चेक करो तो x लेस देन इक्वल टू 2, अब लेस देन इक्वल टू में ये तीनों ऐड हो जाएगा तो हाफ से ज्यादा ही होगा, सो दैट विल बी मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी, एंड लगा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन, अच्छा लेस देन इक्वल टू ले लिया तो मोर देन इक्वल टू लो, मोर देन इक्वल टू 2। सो जब आप ये फाइंड करोगे सो यू विल हैव एग्जैक्टली हाफ, तो मोर देन इक्वल टू हाफ तो लिख ही सकते हैं, है ना। मोर देन और इक्वल टू कोई एक होना चाहिए, या तो मोर है या इक्वल है, ठीक है चलेगा। सो इक्वल टू है तो यहाँ से 1 2, चलिए 1 भी मीडियन है 2 भी मीडियन है। अगर आप बोलते हो सिर्फ x की वैल्यू कंसीडर करनी है फॉर मीडियन तो 1 and 2 इज द मीडियन, अदरवाइज एनी नंबर बिटवीन, है ना, 1 2 यू टेक। सो यहाँ पे क्या हो गया कि एनी नंबर इन द इंटरवल 1,2 इज अ मीडियन। क्यों? क्योंकि अगर आप 1.5 भी मीडियन है, x लेस देन इक्वल टू 1.5 निकालोगे तो सम वो हाफ आएगी, x मोर देन इक्वल टू 1.5 सम हाफ आएगी, तो इस तरीके से ओके है ये। तो सेकंड वाले में सिर्फ 2 ही होगा, मतलब हाँ सेकेंड वाले में सिर्फ 2 होगा, यस। सो सेकेंड वाले में क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास कि सिमिलर में चेक कर सकते हैं ना इसका भी। अब क्या होगा, जीरो हाफ ले रखा मैंने तो 0 1 2 3 4 इसका सपोर्ट है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूं चलो यहां सॉल्व करता हूं। सो x मैंने ले लिया बाइनोमियल 4, हाफ है, ठीक है। सो यहां से क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, आप सबको पता है 4cx हाफ की पावर x और हाफ की पावर, मतलब बाद में वही आ जाएगा 3 माइनस एक्स करो, मतलब 4 माइनस एक्स यहाँ होगा, सो हाफ की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सो यहां से क्या करो, अब आप सिंपली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। सो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, सो यहाँ x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 0 1 2 3 4। क्योंकि मैंने हाफ लिया है p, तो 0 पे जो मास होगा वही 4 पे होगा, 1 पे जो मास है वही 3 पे होगा, क्योंकि p इक्वल है ना हाफ, मतलब हाफ है इसलिए 1.5 0.5 है ना p, तो इसीलिए तो सिंपली 2 से आगे की प्रोबेबिलिटी ये सम हाफ से ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट क्या हो गया इसको, सो ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली तुम देख सकते हो, तो मैं अगर लिखूं भी तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4, x बराबर 1 हो जाएगा, 4 टाइम 1/2 की पावर 4, x बराबर 2 आ जाएगा, 6 टाइम 1/2 की पावर 4 एंड x बराबर 3, 4 टाइम 1/2 की पावर 4 एंड x इज इक्वल टू 4। सो ये आएगी 1/2 की पावर 4, ठीक। अब ठीक है, सो आप सिंपली देखो, अब सो व्हेन यू ऐड, ये 3 ऐड करोगे तो हाफ से ज्यादा ही आएगी, अब चेक करके देख लो। सो ठीक है ना, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 फाइंड करोगे, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू हाफ, यू चेक, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2
दैट इज ऑल्सो मोर देन इक्वल टू हाफ, इस तरीके से। ओके तो और बाकी के लिए ट्रू नहीं होगा। अगर आप बोलते हो 1 के लिए तो ये सम हाफ से कम ही आएगी, चेक करो, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ भी 3, तो ये सिंपली x बराबर 2 यहाँ ओनली मीडियन होगा। ओके हालांकि एक फॉर्मूला भी होता है, जिन लोगों को याद है डायरेक्टली बता सकते हो। सो थ्योरम क्या है, सो रिजल्ट ये है, वेरीफाई करना पड़ेगा हमें। अगर मैं, अच्छा एक मिनट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। x मेरा बाइनोमियल है, मान लो 2,1/3, तो उसके हिसाब से NP है हमारा 2/3। 2/3 कितना हुआ, 0.66 अप्रॉक्स। तो इसका जो फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो वैल्यू है 0, और सीलिंग फंक्शन जो इसकी है दैट इज 1, मतलब लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ठीक है, तो यहाँ अगर एक्सपेरिमेंट में करूँ तो x की पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1, 2। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आ जाएगी आपके पास 2C0। तुम लोग खुद अपना कैलकुलेट करके देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ जस्ट। सो 2C0 कितना 1, तो 1/3 की पावर 0 एंड 2/3 की पावर 3 पावर 2, तो ये 4/9 हो जाएगा। ओके x बराबर 1 फाइंड करोगे तो 2 टाइम 1/2 की पावर 1 एंड अरे यार 1/3 की पावर 1, 2/3 की पावर 1, तो ये आ गया आपके पास 2/9, 4/9 यहाँ भी सही, तो ये आ गया 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, क्या कर रहा हूँ, 0, 1, 2, x बराबर 2। सो इसमें मास निकालना है, सो x बराबर 2 निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगी 1/3 की पावर 3। कैलकुलेशन देख लेना, मेरे दिमाग में 3 चल रहा है ना, यहाँ बाइनोमियल 2,1/3 था। सो 2,1/3 था, इसलिए n की वैल्यू 2 है और p आपका 1/3 है। अब बस में चेक करना कि मीडियन क्या होगी यहाँ पे। सो अगर आप चेक करो, सो कहना प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, ये जरा कैलकुलेट करो। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। जब मोर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम तो ये तो 1 ही आ गई, और लेस देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो 4/9, और 4/9 क्या है आपका, ये क्या हाफ से ज्यादा है या कम है, चेक करो डेसिमल में कितने आएगी, हाफ से कम है ना ये। यस सर। तो हाफ से कम है ये, तो 0 तो मीडियन होगा नहीं। ओके और 1 के लिए मोर देन इक्वल टू 1, जब मोर देन इक्वल टू 1 करेंगे आप 5/9। हाँ, सो 5/9 एंड लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे तो 8/9, सो ये दोनों मोर देन इक्वल टू हाफ होगा, है ना। सो 1 यहाँ मीडियन है एक्चुअली, 2 फिर मीडियन नहीं होगा। ओके सो ये मीडियन है। सो देखो ऐसा है एक्चुअली, तुम्हें अगर एक मीडियन सिर्फ चाहिए तो इनमें से एक हमेशा मीडियन होगा, ठीक है। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, यहाँ क्या किया मैंने, एनपी कैलकुलेट किया है। एनपी जो होता है बाइनोमियल n, p है, तो रिजल्ट ये है कि, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये फ्लोर फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन है, जिसको आप लोग सुने होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर 2.5 है तो उसकी वैल्यू आप 2 लेते हैं, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हैं, उसकी अगली वैल्यू लेंगे 3 लेंगे। मतलब अगर डेसिमल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके पीछे वाले इंटीजर चूज करते हैं, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन में आप क्या करते हैं, उसके आगे वाले इंटीजर चूज करते हैं। तो वही कर रहा हूं मैं। तो एनपी की वैल्यू 0.66 आई, तो इसका पीछे वाला इंटीजर 0 है और इसके आगे वाला इंटीजर 1 है, तो इनमें से एक हमेशा मीडियन तो होगा, ये पक्का है, ठीक है। तो ये है कि कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप ले लो तो ये एक मीडियन आपको देगा, है ना, ऑल मीडियन जरूरी नहीं देगा, है ना। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन और क्या उसका वो है, बट
एक मीडियन इनमें से जरूर हमेशा होगा। एनपी का लोएस्ट इंटीजर मतलब फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन ले लो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैथमेटिक्स में है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। सो मतलब ये 11-12 का कॉन्सेप्ट है हालांकि फंक्शंस पे। तो ठीक है ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको एक मीडियन चाहिए बाइनोमियल में, सो एनपी निकालो, एनपी के जो अगर इंटीजर आया तो खुद वो मीडियन होगा, ठीक। अगर इंटीजर नहीं आया तो उसका पिछला इंटीजर लो, अगला इंटीजर लो, उनमें से एक मीडियन होगा। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला है। सर मीन निकालना होता है या सब में एनपी निकालना होता है, सब कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो? मतलब बाइनोमियल में सिर्फ बाइनोमियल हो तो मीन एनपी ही होता है, तो मीन तो एनपी है, कोई प्रॉब्लम। मीन इज द जस्ट है ना, यहाँ पे मीन पूछता 2/3 है। हम मीडियन के लिए क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, तो एनपी ही निकालना है। हर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना है तो यू ऑलवेज फाइंड एनपी ही निकालना है, ठीक है। वही बात है, मीन वही है, मीन और एनपी यहाँ सेम ही है बाइनोमियल में। और सर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें भी एनपी ही निकालेंगे? नहीं कोई और में नहीं निकालेंगे, बाइनोमियल के लिए सिर्फ है। बाकी का फिर अलग तरीका है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन का अलग तरीका है। जो तरीका कॉमन है वो ये है, ये डेफिनेशन कॉमन है, बाकी चीजें डिफरेंस में डिपेंड करेगी। ये डेफिनेशन है मीडियन का, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो ये चेक करना है, ये फिक्स है। अब थोड़े से थ्योरम्स क्या है, चीजों को आसान बनाती हैं, तो आसान बनाने के लिए ये मैं तो आपका क्वेश्चन था, तो उसका फाइनल कंक्लूजन ये हुआ। तो कि इफ x इज बाइनोमियल n, p है, सो इट विल नॉट गिव यू ऑल मीडियंस। ऑल मीडियन देखना पड़ेगा, है ना, बट एटलीस्ट है ना वन मीडियन यू कैन श्योरली से। देन सो आपको देखना पड़ेगा, है ना। मीडियन ऑफ x इज आइदर दिस np। ये नोटेशन समझ आ रहा आप लोगों को, ये इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, छत है तो ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर छत लगा रहे हैं ना, और इस तरह से ये सीलिंग फंक्शन है। तो इसी का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मतलब जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड, सो फ्लोर फंक्शन। तो इससे याद रखने में आसानी क्या होती है, फ्लोर फंक्शन है ना, जैसे अगर 2.5 है तो उसका फ्लोर पे आएंगे तो 2 मिलेगा मुझे। अगर 2.5 है सीलिंग फंक्शन है तो 3 लेंगे उसका, इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। सीलिंग का स्पेलिंग क्या होता है, तो सीलिंग मतलब छत, छत वाला स्पेलिंग क्या होता है, सही लिख रहा हूँ मैं, डबल एल। नहीं समझ आया विश्वास, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। अरे सही है सर, आगे आईएल सही था, अच्छा वही। तो जैसे भी देख लो, मैथ मेरी इंग्लिश तो ना, मेरी भी इंग्लिश ऐसे कमजोर है। तो सीलिंग फंक्शन, या जिसको बोलते हैं लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे उसकी अपर वैल्यू लेनी है आपको, है ना। सो लार्जेस्ट इंटीजर मोर देन इक्वल टू दैट, ये होता है लिस्ट इंटीजर, है ना। इसको डिफाइन कैसे करते हैं लोग, इसको डिफाइन करते हैं लिस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से भी समझा ही देता हूँ। मान लो 2.5 है तो ये आंसर 2 देगा, है ना। और इसको लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे उल्टा लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू। सो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इससे छोटा जो लार्जेस्ट इंटीजर है, 2.5 से छोटा जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो 2 है। और इसको लिखेंगे सो स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन, है ना, इक्वल टू x, मतलब यहाँ x लिख ले, या x लिखाते हैं, np तुम लिखना है तो np लिख लो। इसका मतलब अगर ये np से है तो np लिख लो, है ना। यहाँ x होता तो x लिखता मैं उस तरीके से। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने कहा, बस ये नोटेशन समझा रहा हूँ मैं,
तो देखिए क्या होगा 3 आ जाएगा। सीलिंग फंक्शन है 2 पॉइंट, तो यहाँ पे सबसे छोटा इंटीजर जो 2.5 से लार्जर है, 2.5 से लार्जर जितने भी इंटीजर उसमें सबसे छोटा चाहिए तुम्हें। और यहाँ क्या है 2.5 से जो लेस देन इक्वल टू है ना, है ना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने लार्ज, यहाँ भी लेस देन लिख दिया क्या है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। कई बार है ना बोल कुछ रहे लिख कुछ रहे होते हैं, तो ठीक है देख लो अपन। तो ये कैलकुलस में है, ये सब चीजें जो 11 12 वाली कैलकुलस है उसमें है। चलो तो बस ये एक फॉर्मूला, एक मीडियन चाहिए तो इनमें से एक पक्का मीडियन होगा, ये या ये, है ना। कभी और दोनों भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। सो इंटीजर होगा तो खुद ही वो, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओ, अब इसको हम यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किए थे ना, सो वी कैन वेरीफाई हेयर। यहाँ क्या था 3/2 था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ एनपी कितना आएगा 1.5, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है और लिस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है, तो यहाँ 1 2 दोनों मीडियन है ना। आइदर था ना तो एक या दोनों भी हो सकता है, और में दोनों भी है ना, ए और बी दोनों भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ 4,1/2 है, एनपी कितना है 2, इंटीजर है तो 2 ही सिर्फ मीडियन है, ठीक है ना। तो ये तो मैं प्रोसेस पहले करके दिखाया तुम्हें और बाद में रिजल्ट बता दिया, ठीक। सो इस तरीके से, सो इन दोनों में से एक मीडियन होगा, हो सकता है दोनों भी हो, है ना। इस तरीके से दिखाना पड़ेगा तुम्हें। सो जस्ट यू नीड टू वेरीफाई, बट ये एक इनमें से मीडियन जरूर होगा दोनों में से। ओके आगे बढ़े। तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट 2 क्लास में बाइनोमियल ही कर रहे थे, हालांकि जो है ना लास्ट क्लास जो थी उसमें बाइनोमियल पे एंड किए थे। लास्ट क्लास बाइनोमियल ही डिस्कस कर रहे थे, साथ में कुछ और डिस्कस कर रहे थे हम। फिर अब थोड़े बाइनोमियल पे कुछ थ्योरम्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम्स क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में आईआईडी डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। सो अब थ्योरम है लेट x1 एंड x2, ठीक है। सो लेट x1 एंड x2 आर आईआईडी बाइनोमियल, लेट से चलो NP। देन देखो ये इतने थ्योरम्स लिख रहा हूँ, सबका प्रूफ है, आप ट्राई भी कर सकते हो, है ना, बुक्स में मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग एक्चुअली एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बीएससी एमएससी का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं जैम गेट का पढ़ा रहा हूँ। तो एंट्रेंस में क्या होता है थ्योरम्स को क्वेश्चन में अप्लाई करना, तो हमें क्या है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करना है। प्रूफ्स एग्जाम में करने भी नहीं होते, इतना टाइम भी नहीं होता प्रूफ करना, इंट्यूशन से ही वहाँ भी सॉल्व करना होता है। कोई स्टेटमेंट भी है तो एग्जाम्पल लेकर डिस्कार्ड करो, तो प्रूफ आप कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। क्लास में ज़्यादा प्रूफ फोकस नहीं करूँगा, बट आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो सीखने के लिए। सो x1 x2 आर आईआईडी बाइनोमियल NP, देन x1 प्लस x2 जो होगा दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, बताइए, वो तो आइडिया होगा ऑलरेडी, है ना। मैंने आईआईडी लिया हुआ है, 2NP है ना। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल 2NP 2n, p, ठीक है। सो इस तरीके प्रूफ, वैसे लास्ट क्लास में एक प्रूफ करके दिखाया था मैं बर्नौली वाला, वैसे ही हो जाएगा ये भी। सो यहाँ पे p पे चेंज नहीं आ रहा, बस n आपका इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे जैसे x1 है बाइनोमियल n1p एंड x2 है बाइनोमियल n2p, ठीक। देन अच्छा जरूरी है कि इंडिपेंडेंट हो, बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब देखो ये सब रिजल्ट अगर याद रहेगा तो एग्जाम में क्विकली आप क्वेश्चन में आंसर टिक कर पाओगे। नहीं याद है क्योंकि इसी को क्वेश्चन बना के पूछ देगा आपसे, अब नहीं याद है फिर वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ क्या डिराइव करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन से इसका कोई सॉल्यूशन लिखेगा तो इट इज लाइक अ प्रूफ, है ना, वो चीज है। सो x1 is binomial n1p, x2 is binomial n2p, then they are independent. So then जो x1 plus x2 यहाँ पे होगा, अब क्या होगा वो बाइनोमियल n1 plus n2, p। बाइनोमियल n1 plus n2, p, ठीक। अब कई लोग पूछ रहे थे सर ऐसा होगा n इक्वल और p डिफरेंट हो, अगर ये होता बाइनोमियल n p1 बाइनोमियल n p2
देन उस केस में सम क्या होगा? तो आईआईटी ही नहीं होएगा। हाँ, अगर मैं इंडिपेंडेंट भी कर दूं, रिमार्क में देखो, x1 इज बाइनोमियल n कॉमा p1, ये n1 p1, एंड x2 जो है दिस इज बाइनोमियल n2 p2, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, है ना। देन अगर आपसे पूछता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2, देन तो थ्योरम फेल हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे है कि कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगा, ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, इसका ये काम नहीं करेगा। सो थ्योरम जो हम लगाने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो p इक्वल के लिए है। अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही समय करा प्रूफ करने वाली बात, तो हम ट्राई करके देखेंगे क्या आएगा, तो उससे हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्वेश्चन करके दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है कि ये x1 प्लस x2 जरूरी नहीं बाइनोमियल होगा, तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। मतलब x का बाइनोमियल है, x2 का बाइनोमियल है, x1 प्लस x2 का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए थ्योरम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट्स व्हाई वी डोंट डिस्कस एक्चुअली। जैसे दिस है ना, मे और मे नॉट बी अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं बाइनोमियल ही आएगा या कुछ आएगा बर्नौली, कोई श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दिस मे और मे नॉट बी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इसके लिए थ्योरम डिस्कस नहीं करते हम लोग, है ना। जैसे अब कोई क्वेश्चन अगर मैं है ना वैसा लिख दूं, बाइनोमियल 2,1/2, बाइनोमियल 2,1/3, आपसे पूछो बताओ x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन, आप निकाल लोगे एक्चुअली, है ना। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछ लूं, मान लो, चलो देखो, सो क्वेश्चन अगर है लेट्स से अभी के लिए मैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, या वहाँ 3 तो लिख चुके थे, कोई सा भी लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है लेट x1 इज बाइनोमियल 2,1/2 and x2 is binomial 2,1/3, okay, and they are independent. then अगर आपसे पूछूं मैं, then find pm, अच्छा pmf निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं तुमसे पूछ लेता हूं सीधा कि find x1 plus x2 is equal to let's say 2, ठीक, ये पूछ लिया मैंने। तो अब क्या होगा इसमें, आप थ्योरम अगर ऐसा कुछ थ्योरम बना होता है इस पे, तो डायरेक्टली मैं थ्योरम लगा देते हैं हम लोग कि बाइनोमियल होगा, फिर बाइनोमियल का पीएमएफ लिख देते हैं, बट यहाँ बाइनोमियल होगा नहीं क्योंकि पी डिफरेंट है। तो जो नॉर्मल वे जो हम सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। और क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे आए हैं, तो वहां गलती नहीं करना बच्चा, वहां गलती क्या करते, कई बार कर देता है 2 रखता है, वो उसको ऐड कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है एन चेंज होगा, एन का सम होता है, पी का सम नहीं होता, पी मस्ट बी इक्वल, है ना। यहाँ जो थ्योरम्स मैंने लिखे हैं इसमें P मस्ट बी इक्वल, ठीक। सो P सेम है तब जाकर बाइनोमियल बन रहा है, अदरवाइज कुछ बनेगा बाइनोमियल जरूरी नहीं बनेगा वो। सो बताइए इसका आंसर बताइए। और इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं जैम गेट के एग्जाम में, पूछे गए हैं। 0,1,1,1 और 0,2,1,1 और 2,0 पे सॉल्व कर लेंगे ना। और इंडिपेंडेंट है तो हम सेपरेट कर पाएंगे, मैं थोड़ा बहुत आइडिया लास्ट क्लास में दे दिया था आप लोगों को। तो हम ज्वाइंट को प्रोडक्ट में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को पी ए इंटू पी भी लिख पाएंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। कैलकुलेट कर दो क्या आएगा।
चलिए तो मैं थ्योरम सर 6/16 6/16 ओके। मैं जब तक कुछ थ्योरम्स लिखता हूँ। n तो नहीं होगा, x k नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है। मान लो मैं सपोज x देता हूँ समेशन xi, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? है ना? तो ये बस जनरलाइजेशन है इस थ्योरम का। ये जो थ्योरम लिखा मैंने ये वाला, इसको जनरलाइज कर दिया। 2 का सम था, अब मैंने k नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल ले लिए। यहाँ जस्ट सम ऑफ 2 है, सो नाउ वी आर कंसीडरिंग सम ऑफ k डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स। सो उस केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बाइनोमियल kn p हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट थ्योरम जो होगा, सो ये सब रिजल्ट्स हैं, जिसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझ गए तो क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अप्लाई कर पाओगे। और जब कोई थ्योरम समझने में दिक्कत हो, कुछ उस पे क्वेश्चंस बना के खुद ही बना के देख लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन है ना, वो रिमार्क पे बनाने की कोशिश की है, तो ऐसे आप खुद भी बना सकते हो। क्वेश्चन पे ट्राई करके सॉल्व करके देख लो क्या मिल रहा है, वेरीफाई कर लो किसी थ्योरम को, ऐसे कर सकते हो। सो लेट x1 इज बाइनोमियल, या मैं ऐसा लिखूं x2 जो फॉलो कर रहा है वो 1/3 है या 1/2 है? 1/3 है वो। तब गलत आंसर। हाँ कोई बात है ना, वही मेरा पर्पस वही था। सो है ना, तो वो मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो समझ नहीं आती लोगों को, तो पूछ लेना एक बारी। सो ठीक है, यहाँ x1 इज बाइनोमियल ni, p इस तरीके से है, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू k। ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ऐसा लिखो, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ना, कई बार इंडिपेंडेंट नहीं होने से इफेक्ट पड़ता है। जैसे है ना, वहां जाके गाँव में आता है रेशियो है, तो रेशियो कई बार f बनता है, कई बार बीटा बनता है। इंडिपेंडेंट है तो f बनता नहीं तो बीटा बनता है, उस तरह से आते हैं। सो इंडिपेंडेंट जरूरी है। सो xi इज बाइनोमियल ni, p एंड दे आर इंडिपेंडेंट। देन जो x का मतलब मेरा समेशन xi है, i फ्रॉम 1 to k, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? हाँ, तो बस यहाँ पे समेशन i फ्रॉम 1 to k और कॉमा में p हो जाएगा। सो इस तरीके से, बस इसी का यहाँ पे क्या है कि ऑल n वर इक्वल, यहाँ पे ऑल n आर डिफरेंट, सो इसलिए n1 प्लस n2 प्लस n3 nk, वहाँ n k टाइम ऐड हुआ। चलिए आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं? तो इसमें सिंपल ये है कि प्रोबेबिलिटी x1 is 2, x2 is 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 is 1, x2 is 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 is 0, x2 is 2, लाइक दिस। सो ये 3 केसेस बनेंगे। प्रोडक्ट किसने लिखा? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। सो नाउ यू कैन फाइंड इजिली प्रोबेबिलिटी एट ईच, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके हिसाब से लिख लेना। तो आ जाएगा इक्वल टू, जो भी आएगा लिख लेना। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इजीली यूजिंग बाइनोमियल। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस यू कैन कैलकुलेट। ओके, यहाँ तक किसी क्वेरी है तो पूछ सकते हो तुम। ओके,
इवन ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ भी है, जैसे ये 2 वाला रिजल्ट है ना, सो इवन ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ भी है ना, इस तरीके के कि अगर ये बाइनोमियल है तो सम बाइनोमियल वही बाइनोमियल होगा। पैरामीटर का जरूरी नहीं, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह इफ एंड ओनली इफ भी होता है। अभी तुम्हें एक की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में है ना आ जाएंगे, तो कर लेना सॉल्व सिंपली सम ऑफ, है ना। वैसे लिख भी सकता हूँ क्वेश्चन, तो क्या ही दिक्कत है, तो कुछ दिक्कत नहीं। अभी यहाँ तक देख लो एक बारी। अब जैम में एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आया हुआ है, हालांकि लिखो ये जैम का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, तुम्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है इसमें। सो लेट्स से अभी के लिए पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि a fair die is rolled n time, ठीक है। सो a fair die is rolled n times and ये कह रहा है एक्चुअली सो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द, ठीक है, एक आपने फेयर डाई को रोल किया एन टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टाइम 6, मतलब आपने एन टाइम रोल किया तो कम से कम एक बार 6 आया होगा अपर फेस पे, है ना, ऑन द अपर फेस। So the probability of getting at least 1 time 6 on the upper face is at least 1/2. Then smallest value of n is, बताइए। ठीक है, तो जिन लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लिए, उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उनके लिए नया नहीं होगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं आए हुए एग्जाम में। बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अलग ही है क्योंकि बाइनोमियल बेस्ड है, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में इस तरह क्वेश्चंस आ चुके हैं जो हमने असाइनमेंट में है, करके देखो। फोर है। ओके, बाकी लोग क्या आपका आंसर 4 है?
क्वेश्चन क्या निकलता है? कौन सा क्वेश्चन? दूसरा वाला? पहले ही वाला सर। पहला वाला है अ फेयर डाइस रोल्ड एन टाइम, ठीक है, एक डाइस को आपने एन टाइम रोल किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टाइम 6, कम से कम एक बार 6 आएगा उस एन टाइम में से, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हाफ है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6 इज एटलीस्ट हाफ, ये मतलब है कम से कम एक बार 6 आया उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम हाफ है, ये दे रखा है। तो पूछ रहा है एन की मिनिमम वैल्यू बताओ। अब इसका मतलब है तुम्हें डाउट हो रहा है, अगर क्वेश्चन पढ़ लो, अगर फिर भी नहीं सर मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी में ठीक से नहीं किए तो असाइनमेंट बेसिक प्रोबेबिलिटी फिर से सॉल्व करो। उसमें कितने क्वेश्चन आई थिंक 54 या 59 क्वेश्चन है, पर ढंग से सॉल्व करो और लगातार 5 घंटे बैठोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और चूंकि एक बार कर रखा है रिपीटेडली करना है ना, एक रेगुलर टाइम पे रिवाइज करते रहो। एक दिन में पूरा असाइनमेंट कर सकते हो, 50-60 क्वेश्चन एक दिन बैठोगे 5-6 घंटे में हो जाएगा खत्म, ये चीज है। और एक दिन में 5-6 घंटे तो एक्सपेक्टेड है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। सर पहला 4 ही आ रहा है। ओके, दूसरा क्या? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लिख रहा हूं मैं। इफ 3 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 लेबल्ड सेल्स, सेल्स मतलब बॉक्स समझ लो। सो 5 बॉक्स में हमने है ना लेबल्ड सेल्स या लेबल्ड मतलब लेवल है, बॉक्स है जो लेवल्ड है। सो यू आर पुटिंग 3 balls इनटू 5 boxes, इसका ये मतलब है, ठीक। सो वी आर distributing 3 balls into 5 boxes and the success I defined as success results if the ball goes to cell number 1 या box number 1. So box are labeled तो box number 1, ठीक। अब क्वेश्चन ये है आपसे, so find the probability that, या मैं प्रोबेबिलिटी ना पूछ के मैं अगर डिफाइन करूं, लेट x denotes number of successes, so number of successes in है ना 3 ट्रायल्स। तो ट्रायल क्या बॉल्स को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपसे पूछना चाह रहा हूं देन, मतलब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। देन ऑप्शन ए है कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, ऑप्शन ए है बाइनोमियल 5,1/3, ऑप्शन बी है बाइनोमियल 3,1/5, ऑप्शन सी है ओके बाइनोमियल 3,1/3 एंड ऑप्शन डी है बाइनोमियल 5,1/5। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक। तुम्हारे पास 3 balls है that are being distributed into 5 labeled boxes. We count success if a ball falls into the box number 1. So किसी और बॉक्स में गया तो फेलियर है वो, ठीक है। So x denote the number of successes in 3 trials. So they are asking you the meaning of distribution of x क्या होगा। तो आपको बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन पता है तो you can directly tell क्या आंसर होगा, 3,1/5, ठीक है ना। So there are n number of trials, तो binomial n and p. So one ball you are putting into 5 boxes. So one ball has 5 options, है ना। So the 1/5 is the probability of going into box number 1, है ना। तो box number 1 में जाने की probability है 1/5, box number 1 में नहीं जाने की probability है 4/5। तो success is 1/5, failure is 4/5। तो मैं और भी क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट कर सकता था, मतलब ऐसे ही है। So 3,4/5 कर दूं उस तरीके से, है ना, यहाँ ऐसा, या 1/3 इस तरह कुछ भी। तो एनीवे ये तो आपको समझ आ रहा होगा, डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो x की मीनिंग होती है बाइनोमियल में उस पे है ये। ओके तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल कर सकते हो, हालांकि बाइनोमियल के क्वेश्चन ज्यादातर बेसिक प्रोबेबिलिटी में हमने किए हैं सॉल्व, ठीक है। फिर भी देखो एक दो क्वेश्चन करके, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन एक खुद से बनाता हूँ। तो क्या होगा,
देखो एक क्वेश्चन लिखो। सो क्वेश्चन है, मान लो भी 1 इसके हिसाब से हर बार 1 ही लिखता हूँ। सो लेट अ बॉक्स कंटेन्स 10 मार्बल्स, ठीक, लेट अ बॉक्स कंटेन 10 मार्बल्स in which in which 6 are मान लो रेड है एंड 4 आर वाइट, फॉर एग्जाम्पल दिस, एक एग्जाम्पल ऐसा। सो 6 रेड है 4 वाइट है। 2 marbles are drawn at random 2 marbles are drawn at random from the box with replacement, ठीक है, with replacement। सो आप लोग पूछेगा एंड अगर मैं डिफाइन करूं लेट, सो लेट द एक्स आई डिफाइन number of white balls है ना drawn, a simple number of white balls, then distribution of x is, so it's just basic, बाकी प्रोबेबिलिटी निकाल ही लोगे ना अगर डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो। क्या होगा बाइनोमियल 2,0.4 2,4/6, अभी थोड़ा ऐसे ऑप्शन बना देता हूँ। बाइनोमियल 2,4/10 है ना, फिर हो सकता है बाइनोमियल 2,6/10, संडे बाइनोमियल 4, मान लो 6,10, ऐसा बना दिया कुछ। सो ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये तो बहुत इजी है ना। यू आर ड्राइंग 2 balls, सो 2 इज द नंबर ऑफ ट्रायल, तो n is 2, एंड देन सक्सेस कितने आएंगे, तो सक्सेस यहाँ पे क्या डिफाइन किया, व्हाइट बॉल, क्योंकि जो x में जो वर्ड मेंशन है वो सक्सेस है। सो व्हाइट इज अ सक्सेस। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, देयर आर 4 व्हाइट आउट ऑफ 10, तो यू ड्रॉ 1 बॉल, तो फेवरेबल है ना, चांसेस ऑफ गेटिंग व्हाइट इज 4/10, तो ये ओके है। बट अगर मैं इसमें लिख दूं विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या होगा, या अगर इसमें पूछता मैं क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बॉल ड्रॉ किया और 1 व्हाइट आएगी, ऐसा पूछ देता ना, तो हाइपरजोमेट्री हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो उस केस में क्या होगा एक्चुअली, फिर जैसे यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन अगर ना पूछ के मैं अगर आपसे पूछता, सो यहाँ पे पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सो क्वेश्चन है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1 इज, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन इसी को मैं फ्रेम कर दूं तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा एक्चुअली, तो ये मैं आगे फिर से डिस्कस करूंगा इसको हाइपरजोमेट्री में, लेकिन क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे चेंज करूंगा जिसमें विथ रिप्लेसमेंट जो है उसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू, सेम थिंग दोनों क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन है क्या आंसर है, दूसरे क्वेश्चन है क्या आंसर है। ठीक है, सब लोग ट्राई कीजिए, तो आपसे एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा, एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। सो अब ट्राई करके आंसर बताइए।
सर सेकंड वाला 24/45 विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। चलिए ऑप्शन ए 24/25, चलिए यहाँ भी एक ऑप्शन दे देंगे। 45 सर, 45 अच्छा 24/45। ठीक है 45, ओके। 20 से 24 आप ले। पहले का क्या आया था, इसका क्या आएगा 2C1। पहले का 12/25। 12/25, ओके। और इस तरह से कुछ भी ऑप्शन बना देते हैं। कुछ भी लिख लो। सो बाकी लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, यू सी। नहीं सर, समझा नहीं। समझा नहीं, अच्छा। चलो तो पहला तो क्लियर है ना। फर्स्ट जो है, फर्स्ट में सिंपल हमारे पास ये बोला गया है कि आपके पास क्या है, यू हैव अ बॉक्स, दैट बॉक्स कंटेन टोटल 10, है ना, टोटल 10 है। सो इसमें से 6 आर रेड, 4 आर वाइट, टोटल 10 है। यू आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स, ठीक है, 2 ड्रॉ किए विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ ये एक बॉल ड्रॉ किया, जो कलर है वापस रखा बॉक्स में, फिर दूसरा ड्रॉ किया, तो हो सकता है दूसरा सेम ही हो, ये भी हो सकता है। तो जैसे मान लो हमने पूछा कि क्या एक्स है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो पहले मैं पूछा हूँ प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट बॉल, है ना। सो एक व्हाइट बॉल आएगी एक्चुअली, सो आपके पास एक व्हाइट बॉल आएगी। सो यहाँ पे क्या विथ रिप्लेसमेंट है। सो पहले ड्रॉ में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10। सेकेंड ड्रॉ में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले क्वेश्चन में 4/10। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ट्रायल्स हैं वो हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और पहले ट्रायल में रेड आए चाहे व्हाइट आए, दूसरे ट्रायल को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो विथ रिप्लेसमेंट है। तो एक्चुअली ये IID ट्रायल्स है, या बोलो तो बर्नौली ट्रायल्स है, तो इसलिए यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट योर x इज बाइनोमियल, 2 ट्रायल्स हैं और एक बार व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 4/10 है। तो यहाँ सिंपली x बराबर 1 पे आ गई कि 2C1, मतलब एक ही व्हाइट चाहिए तुम्हें, x बराबर 1 व्हाइट बॉल, पहला व्हाइट दूसरा व्हाइट नहीं होगा। और भी तरीके हैं, मतलब अगर तुम बिना डिस्ट्रीब्यूशन करो क्लास, अगर मान लो 11, 12, 9, 10 का बच्चा करेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज, अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूँ, तुम मत यूज करो चाहो तो, बिना उससे भी हो जाएगा। आपको एक व्हाइट चाहिए, पहला ड्रॉ किया व्हाइट आ गया मान लो, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 4/10, एंड एक ही व्हाइट चाहिए दूसरा रेड आएगा तो 6/10। और ऐसा हो सकता है कि पहला आप तुम्हारा रेड हो और दूसरा व्हाइट हो, चेक करो कितना आ रहा है। तो ये आ गया तुम्हारे पास टोटल 48/100, ठीक है। ये वही चीज है जो उसने आंसर बताए हैं। कितना आया 24/50, 12/25, तो ये आ गया 12/25। तो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं लगाया, मैं ऐसे बिना डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया तुम्हें। डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ तो आंसर वही आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन से बिना डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बिना डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, तो यहाँ भी तुम्हें क्या चाहिए, सो यहाँ पे तुम्हें चाहिए 1 व्हाइट बॉल। मैं सिंपली काउंटिंग प्रिंसिपल से बता रहा हूँ, जो क्लास 11th में है ना, उस तरह से, वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो या 9, 10th में है, तो उस काउंटिंग से बता रहा हूँ। 1 व्हाइट बॉल, तो 1 व्हाइट बॉल में क्या है, अब आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ ध्यान के रखना विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अगर पहला व्हाइट आया तो उसको बाहर रख दिए,
फिर दूसरा बॉक्स से ड्रॉ कर रहे हो। सो सब सेकेंड टाइम तुम ड्रॉ कर रहे हो तो नाउ द बॉक्स हैज ओनली 9 बॉल्स। अगर मान लो पहला व्हाइट था तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10, उसको बाहर रख दिए। अगर पहला व्हाइट था मान लो तो दूसरा व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 3/9, है ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बाइनोमियल तो लग नहीं सकती। बाइनोमियल लगाने के लिए कंडीशन क्या था, ऑल ट्रायल्स जितने भी n ट्रायल्स है उस पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होंगे और हर ट्रायल पे 2 ही ऑप्शन होगा, सक्सेस या फेलियर, यहाँ 2 है। सो यहाँ पे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं है ना, सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम भी नहीं है, तो बाइनोमियल नहीं रहेगा। बट ऐसे लॉजिकली सोचो तुम कि तुम्हारे पास टोटल 10 मार्बल है, 6 रेड है, 4 व्हाइट है। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ना तो तुम चूज करते हो, तो ऐसा होगा तुम्हें एक इसमें व्हाइट चाहिए। तो कितने व्हाइट है तुम्हारे पास, 4 ना। सो 4C1 और एक ब्लैक चाहिए, एक रेड चाहिए अपॉन टोटल 10 है, उसमें से 2 ड्रॉ करने हैं। टोटल 10 में से अब 10C2 वहां क्यों नहीं यूज किया मैंने, तो एक्चुअली विथ रिप्लेसमेंट में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी थी, 10 into 10। वहां डिनोमिनेटर में 10 into 10 चल रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या चल रहा है 10C2, क्यों, क्योंकि NCR का मतलब पता है तुम्हें कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, n ऑब्जेक्ट सेकेंड r एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट एक्चुअली। सो NCR का मीनिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ डिनोमिनेटर में मतलब सेम कॉन्सेप्ट दोनों सॉल्व कर सकता हूं मैं, इसी तरीके से मैं वही सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें, सेम ऐसे। सो 4C1, 6C1, 10C2। सो ये तुम्हारा आंसर है। इसे सॉल्व करके देख लो कितना आ गया, 24/45। या तुम सोचोगे जैसे ये किया आपने वैसे ही करो, जैसे मैंने ये किया वैसे ही, तो वैसे कर देता हूं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट बॉल, तो एक ही व्हाइट चाहिए तुम्हें, तो यहाँ कितने व्हाइट है, तो पहला मान लो व्हाइट बॉल है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी 4/10। तो एक ही व्हाइट चाहिए तुम्हें, तो दूसरा बॉल तुम्हारा क्या होगा, रेड होगा। तो बताओ एक व्हाइट था और विदाउट रिप्लेसमेंट बात कर रहे हैं अब हम, तो सेकेंड टाइम में रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना होगा जी, 6/9। देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, मैं इस लॉजिक से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, जैसे ये सॉल्व किया उस लॉजिक से करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। सेम लॉजिक जो यहाँ लगाए वही यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है इसलिए यहाँ चेंज नहीं आया, और यहाँ विदाउट में से यहाँ चेंज आ रहा है, ठीक है। अगेन हो सकता है कि पहला मैंने अज्यूम किया कि व्हाइट है, हो सकता है पहला रेड रहा हो, क्योंकि एक ही व्हाइट चाहिए तुम्हें। तो 6/10 इंटू, अब एक पहला वाला रेड बाहर हो गया, तो अब 9 बॉल टोटल है, उसमें से 4 तुम्हारे पास व्हाइट है। तो देखो वही आंसर आएगा, 24/45 आएगा एट द एंड। चेक करो, तो ये लॉजिक लगाओ, ये लगाओ, सेम बात है। यहाँ पे ये अप्लाई करो या डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो। हालांकि बाद में बताऊंगा, ये जो लिखा हूँ ये PMF है हाइपर ज्योमेट्रिक का, ये जो अभी लिखा हूँ ना ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। वैसे इसको नहीं भी पता है वो भी अप्लाई कर सकता है, बिना नाम जाने भी, है ना, अप्लाई कर सकते हो कि तुम्हारा बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि NCR कब लगाते हैं, है ना, ये चीज़ है। समझ आया। तो ये मेथड सेम ही है, देखो दोनों सेम आंसर आ रहा है। थिंकिंग का सोचने का तरीका अलग है, वहाँ 1 by 1 करके सोचा है, यहाँ एक साथ सोचा है कि 4 में से 1 मिला, 6 में से 1 मिला, और टोटल 10 में से 2 ड्रॉ किए थे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, इसीलिए 10C2 लिखे हैं। ओके जी, इनका डाउट क्लियर हुआ। किसका डाउट था ये, राजा तुम्हारा डाउट था कि VK गुप्ता जी का, ठीक है। देखो एक बार, हो गया। ओके। सो अभी तुम मान लो नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन, तुम बिना डिस्ट्रीब्यूशन के इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो लॉजिकली, ये चीज है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो PMF है ये हाइपर ज्योमेट्री का, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको तुम लगा लो, उसको 2C1 4/10 की पावर 1 6/10 की पावर 1, इसका PMF लगा लो, तभी इसका आंसर यही आएगा। तो एक ये मेथड है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली तो आ ही जा रहा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लगाने पे कंफ्यूज हुए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कोई नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ भी नंबर ऑफ ट्रायल वही होता है, बस विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। सो यू हैव, है ना, यू आर ड्राइंग स्मॉल n बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। वहाँ पे क्या होता है बाइनोमियल में, यू आर ड्राइंग n बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट बाइनोमियल में, और हाइपर ज्योमेट्रिक में विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। यहाँ भी 2 आउटकम होते हैं, है ना, सक्सेस फेलियर होते हैं। हो सकता है कि हम जनरली 2 ही पे डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके हम देखते हैं आगे थ्योरी। तो क्वेश्चन था जस्ट
समझने के लिए। ये क्वेश्चन मेरा लिखने का पर्पस था कि आपको इन दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ आए, विथ रिप्लेसमेंट में, विदाउट में। वरना क्या होता है, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखता तो कई बार बच्चे ये आंसर बताते हैं, है ना, 24 और 25 भी निकालते हैं कई बार, मतलब दोनों में बहुत लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता। क्वेश्चन कोई भी दे तो आंसर उनका सेम ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस समझना जरूरी है ना, कुछ लोगों के लिए। सो हमने बस ये देखा कि क्वेश्चन सेम है, इस वर्ड से डिफरेंस आ रहा है। वहाँ 12/25 आंसर है, यहाँ 24/45 आंसर है ना। सो इस तरह और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको, नहीं हम 3 से काट के 8/15 हो जाता। ठीक है, कोई बात। चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल हमें देखा, और आगे अब क्या करें। सो अगला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिलेबस में कैसे ऑर्डर है इसका। मैं सिलेबस का ऑर्डर फॉलो करता हूँ। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, व्हाट इज डीजेनरेट, व्हाट इज बर्नौली, व्हाट इज बाइनोमियल। तो मेनली आपको जो ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पीएमएफ क्या है, और अगर उसका इंटरप्रिटेशन है तो वर्ड प्रॉब्लम को उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कब फिट कर सकते हो तुम, ये पता होना चाहिए। जनरली जो है अभी बाइनोमियल के भी क्वेश्चन आते हैं जनरली। बर्नौली इज अ वन काइंड ऑफ बाइनोमियल ओनली, ठीक है ना, जहाँ n 1 है, नंबर ऑफ ट्रायल 1 कर दो तो बाइनोमियल इज बर्नौली ओनली। अगला नेक्स्ट आते हैं, अगला है नेगेटिव बाइनोमियल। चलो जरा नेगेटिव बाइनोमियल, तो इन दोनों का इंटरप्रिटेशन है ना, ताकि वर्ड प्रॉब्लम को आप अप्लाई कर सको। सो लेट्स सी, है ना, नेगेटिव बाइनोमियल। तो नेगेटिव बाइनोमियल क्या कहता है, चलो। सो नेगेटिव बाइनोमियल में दो तरह के, है ना, केस है। जैसे मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देखो हम लोग अभी बाइनोमियल डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ा सा नेगेटिव बाइनोमियल। सो इसमें क्या होता है, यहां तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास n नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना। सो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है, और x तुम्हारा क्या होता है, है ना, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे जो x की मीनिंग है वो क्या है, तुम्हारा सक्सेस रैंडम है ना, नंबर ऑफ सक्सेस इज रैंडम एंड नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड। पर इसमें उल्टा हो जाता है ना, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ट्रायल्स रैंडम हो जाता है, सक्सेस फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे, एक तरीके से अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ ये होता है कि जो तुम्हारे पास है जो इंटरप्रिटेशन, एक इसका दो इंटरप्रिटेशन है ना, नेगेटिव बाइनोमियल के दो पीएमएफ है, दो अलग अलग पीएमएफ है। वो डिपेंड करता है कि एक्स को मैं क्या डिफाइन करता हूँ उसके हिसाब से। एक है कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ सक्सेस या नंबर ऑफ ट्रायल, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच, या ट्रायल नंबर ऑन विच वी गेट आरएच सक्सेस, ऐसे लिख देता हूँ। सो ट्रायल नंबर on which we get RH सक्सेस। मतलब बुक में मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूँ, बुक में ऐसा लिखा हो सकता है कि ये ना नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस, या उसी तरह का अलग लैंग्वेज होगा। यहाँ क्या, ट्रायल नंबर ऑन विच वी गेट RH सक्सेस। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो, सक्सेस फिक्स कर दिया गया है कि तुम्हें R नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए। यहाँ पे सक्सेस क्या था, रैंडम था, नंबर ऑफ सक्सेस वैरी कर रहा है ना। यहाँ पे जो x तुम लिखते हो कि 0 1 2 अप टू n हो सकती है, तो ये नंबर ऑफ सक्सेस रैंडम है ना, मे बी सक्सेस इज 0, मे बी सक्सेस इज 1, मे बी सक्सेस इज 2, इस तरह से। बट n फिक्स कर दिया गया है। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल है, ट्रायल इज फिक्स। सो यू आर ट्राइंग अ कॉइन टॉसिंग अ 10 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 टाइम हेड। सो हेड सक्सेस है, तो सक्सेस इज रैंडम इन केस ऑफ बाइनोमियल, नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सक्सेस इज फिक्स्ड एक्चुअली, है ना, एंड योर ट्रायल इज, नंबर ऑफ ट्रायल इज रैंडम, ये चीज है। सो अब इसमें एक ये इंटरप्रिटेशन दूसरा भी एक्चुअली, है ना, दूसरा एक और होता है, दूसरे से लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ये होता है नंबर ऑफ फेलियर। तो यहाँ ट्रायल नंबर काउंट कर रहे थे, और दूसरे इंटरप्रिटेशन में जो है, या दूसरा जो मीनिंग है नेगेटिव बाइनोमियल, वो ये है कि नंबर ऑफ फेलियर, ठीक है, नंबर ऑफ फेलियर, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस। और इसी वजह से दो अलग अलग पीएमएफ होते हैं, दो अलग अलग मीन आते हैं, वेरिएंस आई थिंक सेम ही आता है दोनों में, वेरिएंस सेम रहता है ना, Q/P² ऐसा कुछ। सो अच्छा, वो तो ज्योमेट्रिक में है। हालांकि ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है बाइनोमियल का, सॉरी, ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का, है ना। तो
ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बस ये बताना चाहते हैं यहाँ पे क्या है कि इसमें ट्रायल नंबर रैंडम है या नंबर ऑफ फेलियर रैंडम है। यहाँ तुम फेलियर कहाँ, अच्छा मैं तुमसे पूछूं अगर, सो व्हाट इज द सपोर्ट मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज है ना। सो बताओ यहाँ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। अगर मैं ट्रायल नंबर काउंट कर रहा हूँ टिल गेटिंग rth सक्सेस, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, लाइक इन केस ऑफ बाइनोमियल यू से, सो वी आर ट्राइंग है ना, वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट n टाइम, सो x इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, ठीक है। सो सक्सेस में भी 0 1 2 3, दिस इज सपोर्ट ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो अगर मेरा ये x है, सो इन दिस केस व्हाट इज द सपोर्ट। हाँ, तो रट्टा नहीं माना, थोड़ा समझ भी लो तो आप लॉजिकली यू कैन डिसाइड, है ना। ये ट्रायल नंबर ऑन विच rth सक्सेस कम्स, सो rth सक्सेस कम्स, तो मान लो r अगर 1 भी है सपोज, चलो r मिनिमम 1 तो होगा ना, कम से कम एक सक्सेस की बात करेगा वो। सो अगर r फर्स्ट सक्सेस की भी बात कर रहा है मान लो, तो इन दैट केस कम से कम एक ट्रायल तो करना पड़ेगा ना उसको, ताकि सक्सेस मिले उस पे। सो r मिनिमम 1 हो सकता है, r इज अ नेचुरल नंबर हियर, है ना, हियर आल्सो n इज अ नेचुरल नंबर। सो r इज अ नेचुरल नंबर, तो मिनिमम r 1 होगा। तो मान लो अगर 2 सक्सेस चाहिए तुम्हें, तो कम से कम 2 बार ट्रायल करोगे ना। अच्छा एक मिनट, आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया है? सही आर से शुरू होगा ना। हाँ ठीक है ना। सो हाँ, सो मैं भी एक्सेप्ट कर लिया 1 से, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक में होता है ना, क्योंकि ज्योमेट्री में फर्स्ट सक्सेस की बात करते हैं। तो देखो यही इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिक की रहेगी, बस r की जगह 1 हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि बाइनोमियल np में, है ना, सब लोग जानते ही हैं। सो बाइनोमियल np में जब हम n को 1 रख देते हैं तो यही बन जाता है बर्नौली np, है ना। तो ये है बर्नौली p हो जाता है, बर्नौली, राइटिंग ऐसी है ना मेरी। सो बर्नौली p हो जाती है ना, दिस इज सेम एज, या जैसे हाँ दिस सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज बाइनोमियल 1, p, ठीक है, सेम है। सिमिलर वे में r को 1 फिक्स कर दोगे तो ज्योमेट्रिक हो जाती है। ज्योमेट्रिक का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि ट्रायल नंबर ऑन विच द फर्स्ट सक्सेस कम्स, एंड दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। और इसीलिए जिन लोगों को आइडिया है, पहले से आप देखते होंगे q की पावर कहीं x-1 लिखा होता है, कहीं x लिखा होता है, वो इजी के चक्कर में, है ना, कि जहां पे तुम फर्स्ट ट्रायल काउंट कर रहे हो वहां पे x-1 रहता है, जहां पे तुम फेलियर काउंट कर रहे हो वहां पे q की पावर x into p रहता है ना। एक pmf ज्योमेट्री का जिन लोगों को याद है, तो उसमें क्या q की पावर x-1 into p या q की पावर x into p, इस तरीके से होता है। सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे चूंकि आपको r नंबर ऑफ सक्सेस है, मैं फर्स्ट सक्सेस सोच रहा था तो 1 से स्टार्ट किया उसने, सो नाउ यू नीड r सक्सेस ना। तो तुम्हें r नंबर ऑफ सक्सेस आने के लिए कम से कम r नंबर ऑफ ट्रायल तो करोगे, तभी तो सक्सेस मिलेगी। अब तुम्हें 10 सक्सेस चाहिए, तो कम से कम तुमने 10 बार ट्राई तो किया हो, तभी तो 10 सक्सेस मिलेंगे। सो सेम थिंग है। तो हियर स्टार्ट्स विद, मैं चलो लॉजिकली सोचो, रट्टा नहीं मानना है, यू थिंक लॉजिकली। तो सिंपल लॉजिकली है कि ट्रायल नंबर ऑन विच rth सक्सेस कम्स, सो r नंबर ऑफ सक्सेस आना चाहिए। सक्सेस फिक्स कर दिया कि r नंबर होगा, तो मींस यू मस्ट हैव ट्राइड एटलीस्ट r टाइम, तभी तो r सक्सेस मिलेगा। सो मींस इट स्टार्ट्स विद r, है ना। सो r+1 r+2 एंड कहाँ तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है, है ना। अब r टाइम सक्सेस कब मिलेगा वो डिपेंड करता है लक पे, लकी हो तो ऐसे मिल जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर का है ना ट्रायल करते रहो उस तरीके से। तो कहने मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार ट्राई करो, फिक्स नहीं है ना कि कितनी बार ट्राई करेंगे। सो इट गो टिल इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस। अब वहां ट्रायल नंबर काउंट कर रहे थे कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल डू द एक्सपेरिमेंट टू गेट द r सक्सेस, वहां वो चल रहा था। यहाँ है हाउ मेनी टाइम्स यू विल फेल टिल यू गेट r सक्सेस, ना। यहाँ ये मतलब है कि नंबर ऑफ फेलियर टिल द rth सक्सेस, है ना। यहाँ बिफोर दिखाऊं, बुक में तो हो सकता है टिल rth सक्सेस, वैसा भी लिखा रहेगा। सो बात वही है। सो नंबर ऑफ फेलियर है टिल rth सक्सेस और बिफोर rth सक्सेस, क्योंकि फेलियर काउंट कर रहे हैं तो लास्ट वाला आउटकम तो सक्सेस ही है, यहाँ वर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो बताओ यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा सपोर्ट? सर यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, है ना। यस। सो अगेन तुम फेलियर काउंट कर रहे हो, इफ यू आर वेरी लकी देन तुमने, है ना, एक्सपेरिमेंट किया, यू डोंट हैव एनी फेलियर, है ना, हर बार तुम सक्सेसफुल होते गए, सो देयर इज नो फेलियर। ऐसा भी हो सकता है ना एक केस कि आपको r सक्सेस चाहिए और r नंबर ऑफ ट्रायल हुआ, तो हेयर यू आर काउंटिंग द फेलियर्स। सो यहाँ क्या काउंट कर रहे हो, फेलियर यू आर काउंटिंग। सो इन दिस केस आपके पास हो सकता है फेलियर आपने एक बार भी ना देखा हो, है ना, हो सकता है एक बार देखा हो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, है ना,
सो देयर इज नो लिमिट, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेल होते रहते बार बार, तो कोई वो लाइफ डिपेंड करता है। मैं ऐसे ही कुछ ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे मतलब ये है कि इट इज नॉट फिक्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो x इज द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस, तो मतलब फेलियर कितनी बार भी आ सकता है, इट इज नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, सपोर्ट याद रहना चाहिए ना कि अब ये सपोर्ट है जब आप नंबर ऑफ फेलियर काउंट करो, तो इसके लिए अलग पीएमएफ है, ये सपोर्ट है इसके लिए अलग पीएमएफ है, ठीक है। सेम थिंग ज्योमेट्री में वही होगा, ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन होगा ट्रायल नंबर ऑन विच फर्स्ट सक्सेस कम्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो यहाँ फिर से सेम रहेगी, 0 से, आर का इफेक्ट तो है नहीं इस पे, सो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पीएमएफ देखते हैं क्या आएगी। तो इसलिए देखना कुछ बुक में एक ही पीएमएफ होगा, कुछ बुक में दूसरा पीएमएफ होगा, कुछ में दोनों होगा, ऐसा भी होगा, है ना। सो कई बार लोग कहते हैं चलिए यहाँ तो ये लिखा हुआ है, आप ये लिखा रहे हो, या अलग बुक में, तो तुम अलग अलग बुक देखो, अलग अलग पीएमएफ, मतलब और जैसे मान लो प्रसन्ना साहू में अलग पीएमएफ है, वीके रेवती में अलग है, उस तरह से वीके रेवती में हालांकि दोनों है, तो इस तरह से। तो कुछ बुक में दोनों पीएमएफ दे रखा हो, कुछ में एक ही दे रखा होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, और इसका इंटरप्रिटेशन भी है, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी तुम्हें फिट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर की पूछा है तुमसे, कई बार नंबर ऑफ ट्रायल पूछा है ना, उस तरीके से, सो वैसे फिट करना पड़ेगा। तो ओके, सो यहाँ पे क्या, तो पहले हम इसका देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन। सो आर इज सम, आर कोई नेचुरल नंबर है एंड एक्स वी आर डिफाइनिंग, so the number of ये ट्रायल नंबर है ना, कैसे होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल स्टिल आर एस सक्सेस। बुक में क्या लिखता है, तो देखता हूँ इसका लैंग्वेज क्या है। नंबर ऑफ फेलियर्स दैट बिफोर प्रीसीड्स आर एस सक्सेस, एक तो ये लिख रखा है, और नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, ऐसे भी लिख रहे हैं लोग। नंबर ऑफ ट्रायल मतलब अलग बुक में अलग वर्ड होगा, तो ये सभी के बाद में इस तरह से लिखा है इन्होंने कि नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड, है ना, टू गेट आर सक्सेसेस। सो यहाँ आप नोट कर पा रहे होंगे कि आपका जो आखिरी ट्रायल होगा वहां पे सक्सेस ही आ रहा है, फिक्स कर रखा है, वो आर सक्सेस है, उससे पहले R-1 सक्सेस आया हुआ है, ठीक है ना। सो लास्ट ट्रायल इज सक्सेस ओनली, क्योंकि आपको जहां पे RH सक्सेस मिल गया यू स्टॉप देयर, है ना, वो चीज है। सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट R सक्सेसेस। सो अगेन हमने सपोर्ट देखा, सो द सपोर्ट वी हैव सीन R, R+1, R+2 एंड सो ऑन। अब मैं बात करूंगा PMF की। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x। अब आप सोचिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। वर्ड में अगर मैं मीनिंग लिखूं तो इसका मतलब ये है कि गेटिंग RH सक्सेस ऑन x ट्रायल। आप x से k भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर k आल्सो, नो प्रॉब्लम। सो होगा गेटिंग RH सक्सेस ऑन kth ट्रायल। तो इसका ये मतलब हुआ x बराबर x का मतलब ट्रायल नंबर है, तो स्मॉल x इज द रियल नंबर, फिक्स नंबर होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। सो स्मॉल x कोई नेचुरल नंबर है, ट्रायल नंबर है, जिस ट्रायल पे आपको RH सक्सेस मिला है या R नंबर ऑफ सक्सेस वहां कंप्लीट हो गया। सो गेटिंग RH सक्सेस ऑन x ट्रायल। अब इसका PMF क्या होगा? सो नाउ यू थिंक, है ना, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे याद नहीं है इसका PMF, मैं डिराइव करूंगा, मैं जब भी करूंगा तो वहां भी डिराइव ही करूंगा, क्योंकि मुझे याद बहुत कम चीजें रहती हैं। सो गेटिंग RH सक्सेस ऑन x ट्रायल, तो मतलब ये है कि जो लास्ट ट्रायल है वहां सक्सेस है, तो x-1 ट्रायल में कितने सक्सेस आए होंगे?
r minus 1 r-1 तो बाइनोमियल लगा लो, तो मैं डिराइव वैसे ही करूंगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली मतलब है कि गेटिंग r-1 सक्सेसेस इन x-1 ट्रायल्स एंड इनटू में लास्ट वाला सक्सेस है, जो आखिरी ट्रायल है वो सक्सेस है, वो फिक्स है, दैट इज द rth सक्सेस एक्चुअली। सो आखिरी ट्रायल फिक्स है, तो उससे आखिरी ट्रायल को छोड़ दो, तो x-1 ट्रायल में आपको r-1 सक्सेस मिल चुका है एक्चुअली, एंड दिस इज द बाइनोमियल। ये जो लिख रहा हूँ ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। सो यू वांट टू गेट r-1 सक्सेस इन x-1 ट्रायल एनीवेयर, है ना। सो कोई x-1 ट्रायल्स है, किसी भी पोजीशन पे आपको टोटल r-1 सक्सेस चाहिए। सो द PMF यू नो हियर, मैं डिराइव कर रहा हूँ हालांकि यहाँ पे कि कैसे PMF आया, और ऐसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन कई बार आता है ना कि यू आर टॉसिंग अ कॉइन अंटिल यू गेट 6th सक्सेस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th सक्सेस ऑन 10th ट्रायल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं भी एग्जाम में कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th सक्सेस या 6th हेड ऑन 10th टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th हेड ऑन 10th टॉस ऑन ऑफ अ कॉइन, तो ये लगेगा फिर। तो वहां तुम ऐसे ब्रेक करके कर सकते हो अगर याद नहीं है तुम्हें PMF तो। एनीवे तो यहाँ क्या होगा, सो x-1 ट्रायल में आपने r-1 सक्सेस मिला, p वही है जो बाइनोमियल में यूज करते हैं, स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है। तो दिस पावर r-1, q इज सेम एज 1 minus p, so you may write q or you may write 1 minus p, so 1 minus p is the probability of failure in each trial, तो इसका डिफरेंस ले लो, so x minus r आखिरी तुम्हारा p है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है। तो फाइनली मेरा जो PMF आ गया वो x-1 चूज r-1, p की पावर r हो जाएगी और 1 minus p की पावर x minus r हो जाएगी। तो मैंने ये डिराइव करके तुम्हें दिखाए कि हाउ दिस PMF comes, and here this small x will take value r plus 1, r plus 2 dot 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 dot, ठीक है। तो एक बार देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, तो अब मैं डिफाइन करता हूं इसको, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज p हियर, r तो कोई नेचुरल नंबर है, व्हाट इज p हियर, तो स्मॉल p वी राइट, स्मॉल p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक। q या उसको 1 minus p लिखते हैं, दैट इज सेम एज probability of failure in each trial। और मजे की बात क्या है यहाँ पे भी हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल है, जो ट्रायल्स हैं वो दे आर बर्नौली ट्रायल्स एक्चुअली, है ना। सो ओके, चलो, सो डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक तरीका ये है कि मैं लिखूं, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, डेफिनेशन ये होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PMF of x is, so probability x is equal to x is x minus 1 choose r minus 1, p की पावर r, q की पावर x minus r, then r will, sorry, x will take value, so x can take value r plus 1 and so on, ठीक है। so ये हो गया तुम्हारे पास PMF। ठीक है, तो PMF हो गया, सपोर्ट हो गया। अब यहां से डिसाइड करो इस केस में मीन कितना आएगा, वेरिएंस कितना आएगा, एंड MGF कितना आएगा। सो ऑल दिस कैन बी प्रूव्ड, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, फाइंड नहीं कर रहा हूँ, बट वी कैन कैलकुलेट, है ना। हर बुक में, कहीं भी बुक में देखोगे ड्राइव करके दिखाया होगा कैसे आता है। तो डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन जो हम जानते हैं, समेशन xi pi। ये अलग बात है, इसमें सीरीज थोड़ा यूज होगा,
तो प्रूव किया जा सकता है, बट चूंकि हमें एग्जाम में यूज करना है तो डायरेक्टली यूज इट। सो बताओ इसका मीन कितना आता है इस केस में? R by ओके, आर बाई पी वेरिएंस, Yes, sir. R by P square. yes sir. RQ by P square. आर क्यू बाई पी स्क्वायर है ना, तो दो R Q by P square. है ना। सो यहाँ से आर बाई पी, आर क्यू बाई पी स्क्वायर एंड एम जी एफ। कितना होगा? So P by 1 by Q e to the power T to the power R. पी बाई, हाँ 1 minus Q into e to the power T to the power R. देखो दो के अलग अलग होते हैं, एक मिनट। पी ई की पावर टी अपॉन, सो इसका होगा पी ई की पावर टी अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी एंड दिस रेस्ट टू पावर आर, और इसका जो वेरिएंस था आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर एंड मीन होगा आर अपॉन पी। देखो ध्यान रखना, दो अलग अलग पीएमएफ है ना, तो आपको ये देखना है कि जो आपको याद है वो कौन से वाला पीएमएफ का है, वरना गलती क्या होगी कि अभी जो हम लिख रहे हैं ये हमने नंबर ऑफ ट्रायल रैंडम लिया हुआ है, और जो आप बता रहे थे सिर्फ ये नहीं लिखोगे तो वो फेलियर वाले का आता है। चेक करो एक बारी, ठीक है ना। Yes, sir. वो failure वाला है. हाँ, तो अगर आप लिखते हो कि P अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर टी की पावर आर, ये ई की पावर टी नहीं लिखते हो तो वो जो MGF है करस्पॉन्डिंग टू दैट रैंडम वेरिएबल वेयर यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ फेलियर, यहाँ हम नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहे हैं, तो उसके वो भी लिखाऊंगा मैं, अभी मैं नंबर ऑफ ट्रायल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो उस केस में ये सब होगा, ये PMF है, ये मीन होगा आर बाई पी वेरिएंस आर है ना, आर क्यू बाई पी स्क्वायर। आई थिंक जो नंबर ऑफ फेलियर वाले में मीन आएगा वहां पे कुछ आर क्यू बाई पी ऐसा कुछ आएगा, देखेंगे। सो Yes, sir. R Q by P. है ना, वहां पे आएगा। फिर यहाँ पे वेरिएंस दोनों केस में सेम ही रहता है, तो आर क्यू बाई पी स्क्वायर ही है। सो आप चेक करो आपका जो आप बता रहे हो, यू कैन यूज बुक ऑल्सो, आप बुक अभी यूज कर सकते, सीखना है ना, मेनली आपको यही सीखना है कि गलती ना हो एग्जाम में। सो ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फेलियर आगे मैं लिखूंगा, अभी पहले नंबर ऑफ ट्रायल पे काम कर रहा हूँ मैं। सो हमारा रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ ट्रायल टिल वी गेट RH सक्सेस। सो उस केस में दिस इज अ PMF, दिस इज अ मीन, दिस इज वेरिएंस एंड दिस इज MGF। P की पावर टी अपॉन 1 माइनस Q की पावर टी, या बुक में ऐसा लिखा होगा P रेस्ट टू पावर टी इंटू 1 माइनस Q e रेस्ट टू पावर टी पावर माइनस R, ठीक है। ओके, सो ये तो आपके पास है। ओके, तो है ना, यहाँ पे कब एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्टेंस का कंडीशन है कि e की पावर t, या कैलकुलेट कर सकते हो हालांकि ये फॉर है ना, दिस होल्ड्स फॉर q e की पावर t लेस देन 1, मतलब ये कंडीशन कुछ आती है एग्जिस्टेंस करने के लिए जब तुम डिराइव करोगे तो वो है अंडर दिस कंडीशन, बट तुम्हें यूज यही करना जब भी जरूरत पड़े, यूज दिस। ओके, तो ये हमने लिखा अभी जो लास्ट स्लाइड में और यहाँ पे। सो हमने जो भी काम किया इस रैंडम वेरिएबल के लिए, जहां हमारा x है नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब मैं आगे लिखूंगा नंबर ऑफ फेलियर वाला, ठीक है। सो फॉर दिस इज अ मीन आर बाई पी आर क्यू बाई पी स्क्वायर पी की पावर टी अपॉन दिस। चलो नेक्स्ट जो है, नाउ द अदर केस जो होगा कि अगर मैं x डिफाइन करता हूं नंबर ऑफ फेलियर्स, सो नंबर ऑफ फेलियर्स है ना, टिल वी गेट RH सक्सेस, टिल वी गेट R सक्सेसेस, ठीक है। सो R नंबर ऑफ सक्सेस आने तक जितने फेलियर आ रहा है वो हम काउंट कर रहे हैं अब। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ x। सपोर्ट यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ फेलियर्स है, सो दैट मे बी 0, नो फेलियर यू गेट, you do trial and R time and you got all successes, so there will be no failures, maybe 1 failure, maybe 2 failure, so on, okay। अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तो मतलब मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ x इज इक्वल टू x का मतलब ये हुआ कि देयर आर x
फेलियर्स बिफोर RH सक्सेस, है ना। सो देयर आर लिखने की जरूरत तो है नहीं, आई थिंक डायरेक्टली। तो इसका ये मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ X फेलियर्स बिफोर RH सक्सेस, ये मतलब हुआ। तो इसका PMF लिखोगे, सो द PMF यू विल राइट, सो देखो फिर से अब X नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस। अगेन यहाँ लास्ट ट्रायल सक्सेस ही है तुम्हारा, तो बट नाउ यू थिंक तुम्हारा फेलियर X है और टोटल सक्सेस R है, तो टोटल ट्रायल कितने हुए होंगे यहाँ पे? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड? X plus R, ठीक है ना। सो यू हैव X नंबर ऑफ फेलियर्स एंड R नंबर ऑफ सक्सेस इन ऑल। तो ट्रायल क्या होता है? ट्रायल के पास दो पॉसिबिलिटी होते हैं, ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। तो नंबर ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ फेलियर मिला के नंबर ऑफ ट्रायल आता है। सिंपल है ना, कि है ना, यू ट्राई समथिंग एन टाइम, तो यू गेट, मान लो बाइनोमियल में क्या करते हैं हम, कि पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेसेस इन n ट्रायल्स बाइनोमियल में। तो वहां पे बाय डिफॉल्ट R सक्सेस है, तो बाय डिफॉल्ट n माइनस R फेलियर्स एक्चुअली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n माइनस R फेलियर्स, सेम प्रोबेबिलिटी दोनों की रहती है ना, क्योंकि अगर n माइनस R फेलियर्स है तो पक्का R सक्सेसर आया होगा, क्योंकि टोटल ट्रायल्स n है। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव X फेलियर्स बिफोर R सक्सेसेस, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यू हैव X plus R here, but again the RH successor last trial is fixed as a success, so means this, so यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टोटल ट्रायल्स है X plus R, so X failures है ना in X plus R trials, है ना, till we get, इसी को मैं वर्ड को रिडिफाइन कर रहा हूँ, till we get RH सक्सेस, है ना। यही मतलब हुआ इसका कि टोटल ट्रायल हमने X plus R किए हैं, जिसमें X नंबर ऑफ सक्सेस आया हुआ है और R नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, बट द लास्ट ट्रायल इज एक्चुअली सक्सेस। तो लास्ट ट्रायल को तुम बाहर कर दो, तो लास्ट ट्रायल इज सक्सेस, ठीक है ना। लास्ट ट्रायल सक्सेस, क्योंकि जहाँ पे R1 सक्सेस मिला वहाँ गेम स्टॉप, सो लास्ट इज सक्सेस ओनली, तो फेलियर उससे पहले वाला ही काउंट हो रहा है। सो उससे पहले तुम देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ, बताओ, X failures in how many trials? X plus R minus 1. yes, X plus R minus 1, because X ट्रायल तो सक्सेस फिक्स हो चुका है, तो वहां पे सक्सेस ही आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। सो है ना, मतलब सक्सेस, फेवरेबल आउटकम सक्सेस है हमारा वहां पे लास्ट ट्रायल का। सो नाउ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग X फेलियर्स इन X plus R minus 1 ट्रायल्स। अब यहाँ फिर से बाइनोमियल ही यूज होगा, ठीक है ना। तो X फेलियर का मतलब इतने ट्रायल में X फेलियर आ रहा है, तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सो हमारे पास टोटल ट्रायल है X plus R minus 1 और फेलियर कितनी बार आ रहा है? X टाइम। तो यहाँ फेलियर की प्रोबेबिलिटी तुम है ना उससे लिख रहे हो, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? Q। तो यहाँ यूज करूंगा Q की पावर X, क्योंकि X हमारा फेलियर है ना, और सक्सेस है 1 माइनस Q जो कि है P। सो सक्सेस है 1 माइनस Q जो कि है P। सो यहाँ पे होगा P की पावर, इसका डिफरेंस ले लो कितना, R माइनस 1, और सक्सेस है ऑलरेडी P। तो फाइनली यू सिंप्लीफाई इट, सो जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, सो X plus R minus 1 चूज R, Q की पावर X, P की पावर R, ठीक है। इसको ठीक से भी लिख सकते हो, तो ठीक से लिखने का मतलब ये पहले P लिख लो तुम चाहो तो, या ओके है, चलो इसी को इक्वल टू में लिख देता हूँ। सो X plus R minus 1 चूज R minus 1, ऐसा भी लिख सकते हो, P की पावर R, Q की पावर X ना, बात बराबर ही है। NCR और NCA माइनस R सेम ही होता है ना, उस लॉजिक से लिख दिया मैंने। तो हो सकता है बुक में तुम्हें ये PMF मिले, हो सकता है ये लिखा हुआ हो इस तरीके से। सो फाइनली यू हैव, ठीक है, तो ये PMF आ गया, जहां पे X कैन टेक वैल्यू वेयर, है ना, सो वेयर X कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये हमने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से डिस्कस किया
कि जब x नंबर ऑफ फेलियर है तो पीएमएफ क्या होगा। तो बुक में पहले यही डिफाइन करता है, आप देखोगे जनरली यही मिलेगा बुक में। टायर वाला शायद नहीं भी रहता है, रहता भी है कुछ जगह, देखना पड़ेगा तुम्हें किस बुक में क्या है, गुप्ता रूल में क्या है, उसमें क्या है ना, तो उस चेक करना पड़ेगा कौन से वाला नेगेटिव बाइनोमियल में कौन सा वाला पीएमएफ देता है वो। लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए, एग्जाम में दोनों पूछते हैं। तो इसीलिए वहां पे नेगेटिव बाइनोमियल लिखेगा ना कहीं पे, आप देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अब लिख दिया x हैज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा वाला। तो इसीलिए तुम देखोगे जनरली अगर ऐसा लिखा होगा तो फर्स्ट पेज पे जैम में पीएमएफ दे रखा होगा, अगर ऐसा नोटेशन यूज करेगा तो पीएमएफ गिवन होगा स्पेशली, या उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पीएमएफ गिवन होगा। ऐसा नहीं बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन है और तुम डिसाइड कर लो कौन सा पीएमएफ है, ऐसा नहीं होगा। चाहे ज्योमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेगेटिव बाइनोमियल हो, इन सबके पास दो दो पीएमएफ है। गामा में भी दो पीएमएफ अलग अलग फॉर्म है, तो इन सब में तुम्हें पीएमएफ एक्सप्लिसिटली लिखा होगा क्वेश्चन में, या इंट्रोडक्शन पहले पेज पे इंट्रोडक्शन होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं नोटेशंस के बारे में, तो वो लिखा रहेगा, तुम्हें वहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं। एक बार बस चेक कर लो, अज्यूम भी कर लिया तो गलत हो सकता है, तुमने मान लिया अच्छा एक्सपोनेंशियल है इसका मतलब लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है, कई बार होता है 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा होता है, तुम चेक कर लो एक बारी, है ना। सो इस तरीके से दो दो पीएमएफ दो दो पीडीएफ है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यू हैव टू चेक। ठीक है, तो ये वाला पीएमएफ आया, तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो यहाँ पे होगा डेफिनेशन की और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x जी प्रीवियस स्लाइड हुआ कि r-1 होगा कि x कहाँ पे लास्ट स्लाइड हाँ और चेक करो यहाँ तक ओके है, इसको मैच करो, यहीं पे चेक करो तुम चेक करो, चल सेम बात है ना। NCR और NC ये सही चला गया पी में। मैं हाँ। सोचा क्यू पे सेम देखे इसलिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, x भी लिख देंगे तो भी सही है ना। ये इसलिए मैं लिखा हूं कि दोनों सेम बात है, ये लिखा बुक में मिलेगा या ये लिखा मिलेगा, तो दोनों सेम ही है, क्योंकि NCR और NCN-R सेम रहता है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे पास है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PMF of x is, so यहाँ पे आएगा n plus x plus r minus 1। अब तुम देख लो यहाँ x लिखना है या r minus 1 लिखना है, इट्स अप टू यू। सो r minus 1 p की पावर r q की पावर x, ठीक। और where x will take value 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ठीक। तो ये तो गया पीएमएफ, सपोर्ट तो वहां लिख रखा है। अब आ जाओ मीन पे, ठीक। सो मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर mgf mxt, बताओ मीन कितना होगा। r क्यू बाई पी, ठीक है। और यहाँ होगा r क्यू बाई पी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा p अपॉन क्या था 1 माइनस, है ना, या p टाइम ठीक है। देखो एक बारी, सो होल टू द पावर r लगेगा ना, e by 1 minus q e to the power t और होल टू द अच्छा मैं वो मिस कर दिया, एक मिनट यहाँ पे गलती किया क्या मैंने, एक मिनट हाँ ये मैंने वहाँ पे ठीक लिखा था या वहाँ भी गलत किया था, पर चेक कर लो, रुक जाओ देख लेता हूँ मैं। वहाँ भी गलती कर दिया ना, हाँ मैं दिखता हूँ ठीक से, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो p की पावर r दिस, है ना, और ठीक है वहाँ भी मैंने शायद गलती कर दी है, सो है ना, यहाँ भी गलत लिख दिया है, ये एक्चुअली पूरे की पावर होती है, यस। एक बार बुक से मैच कर लेना ताकि गलती ना हो। सो
एक बार जस्ट बुक से मैच कर लेना, क्योंकि डिराइव तो नहीं कर रहे ना, फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो लिख रहा हूँ बुक से ही लिख रहा हूँ, क्योंकि डिराइव तो हमने किया नहीं कि हमारा क्या आया। सो हमें बस बता रहा हूँ कि डिराइव करोगे तो ये आएगा, क्योंकि हम यहाँ है ना थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें बस रिजल्ट देखने हैं, देन यूज करना है क्वेश्चन पे उसको। ओके ठीक है ना, तो यहाँ पूरे पावर आर है। ओके सो अब क्वेश्चन है इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों रैंडम वेरिएबल में क्या रिलेशन है, अभी तो लिख दिया मैंने। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, जैसे मान लो हम डिफाइन करते हैं, सो लेट अस कंसीडर, चलो अभी नया नया मान लो x1 दे दिया, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, ठीक, और दूसरा है नंबर ऑफ फेलियर्स टिल, है ना, ये नंबर है टिल वी गेट आर सक्सेस, है ना, या टिल आर एस सक्सेस, टिल आर सक्सेसेस। सो इन दोनों रैंडम वेरिएबल में क्या रिलेशन है? x1 equal to x2 plus r। तो एक्चुअली ये ट्रायल काउंट कर रहा है, तो ट्रायल वाला ज्यादा होगा, ट्रायल इज नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो यू कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, है ना। सो आप ट्रांसफॉर्म, अगर आपको एक पीएमएफ है, यू कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन, आपको दूसरा पीएमएफ मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन करके। सो आपको याद होगा कि जैसे x1 स्टार्ट हो रहा है आर से, आर प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, अब चेक करो। सो इसी वजह से x2, अब मान लो इस r को उधर भेज दो आप, तो x2 क्या हो जाएगा, x1 माइनस आर, नंबर ऑफ ट्रायल माइनस नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर बचेगा, सक्सेस प्लस फेलियर, तो ट्रायल्स हो गए। तो इसलिए यहाँ क्या होता है 0 1 2 देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो x2 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 प्लस आर, तो x1 आर से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन डू पीएमएफ ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही आ जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, है ना। ओके, दोनों नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बस समझना ही ये है। सो एन भी लिखूंगा मैं, तो इसका नोटेशन ये है, x2 इज ऑल्सो नेगेटिव बाइनोमियल, इसका नोटेशन भी कॉमन ही है, बट पीएमएफ दोनों का अलग अलग है, ठीक है। यह है कि दोनों का पीएमएफ है, दोनों नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही, ठीक है। इस तरीके से कि x1 इज इक्वल टू, मान लो x है, सो हमने देखा था कि x प्लस आर माइनस, नहीं ये तुम्हारे पास x माइनस 1 चूज r माइनस 1, p की पावर r, q की पावर x माइनस r, एंड x कैन टेक वैल्यू r प्लस 1 डॉट डॉट, ये था। और इसका पीएमएफ हमने देखा कि यहाँ नंबर ऑफ फेलियर है ना x2, तो फेलियर है, तो ट्रायल प्लस r माइनस 1 चूज r माइनस 1, p की पावर r यहाँ भी है, लेकिन q यहाँ है ना फेलियर है, तो q की पावर x है, क्योंकि x नंबर ऑफ फेलियर है यहाँ पे, x यहाँ नंबर ऑफ फेलियर है ना, इसलिए q की पावर x आ रहा है, और यहाँ x की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, ठीक। तो ये है ओके। अब इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पे। सो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे थ्योरम्स और इस पे बेस्ड जो थ्योरम्स है। और चलो, सो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, वही डिस्कस करता हूँ। ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें आएंगे।
चलो यही क्वेश्चन देख लेते हैं। MSQ है ये, ठीक है। और किस ईयर का है, तो आपको अगर ईयर जानना हो, चलो इसको ट्राई करो। ठीक है ना, तो अभी फर्स्ट सक्सेस लिखा है तो मतलब R1 हो गया ना, नेगेटिव बाइनोमियल R1 हो गया यहाँ पे। So this question is purely based on binomial, negative binomial, ठीक है। So आपके पास 3 मिनट टाइम है, जल्दी बताइए। सारा सारा सही होगा। अच्छा सारे सही है, ओके। बाकी लोग Sir, all true. ओके। ओके, सबने ट्राई कर लिया, सिर्फ 2 लोगों ने आंसर बताए हैं। बाकी लोग क्या सारे सही हैं, ऑल ट्रू? Yes, sir. ओके चलिए देखिए। सो ये कह रहा है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल, तो यू नो बर्नौली ट्रायल ऑलरेडी कि लाइक ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, सक्सेस प्रोबेबिलिटी शुड रिमेन सेम इन ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेलियर, ठीक है ना। सो सक्सेस प्रोबेबिलिटी रखा 1/5, तो स्मॉल p की वैल्यू है 1/5, q की वैल्यू है 4/5। अब ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो MSQ है। ऐसे भी जैम का 35 है, तो जैम में 31 to 40 MSQ होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। सो एक्सपेक्टेड मतलब मीन की बात कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल, तो ये रैंडम वेरिएबल है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। सो ये आपका रैंडम वेरिएबल x है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड मतलब e पूछ रहा है, e ऑफ x, तो व्हाट इज x, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, तो R1 हो गया। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसका नाम x रखा हूं, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल, और यहाँ ट्रायल नंबर वाला है, ठीक है ना। हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला, तो नेगेटिव बाइनोमियल R, P, तो P है 1/5। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, x इज नेगेटिव बाइनोमियल 1,1/5, ये हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में मीन का फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव R/P, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेलियर जब लेते हैं तो RQ/P होता है ना, ऐसे R/P। सो R/P, R इज जस्ट 1, है ना, R इज 1 फर्स्ट सक्सेस, वहां R सक्सेस लिखा था। सो R इज 1 एंड नंबर ऑफ ट्रायल, है ना, तो और P हमारे पास दे रखा 1/5,
तो 1/5 यहाँ आ गया 5 और ये भी 5 ही कह रहा है। तो ये भी कह रहा है कि मीन ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस इज 5। तो EX इज इक्वल टू 5, पहला ऑप्शन ये कह रहा है EX इज इक्वल टू 5। तो हमने EX कैलकुलेट किया और ये R/P होता है, R1 है, P 1/5 है, तो ये 5 आ गया। हालांकि बाद में देखेंगे ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का, तो नेगेटिव बाइनोमियल बोल रहे तो गलत नहीं है, ठीक है। बर्नौली अगर बाइनोमियल बोलो तो भी गलत नहीं है, ओके। तो इस तरह से यहाँ R की वैल्यू 1 थी। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट 50 ट्रायल्स। आप ध्यान रखना बाइनोमियल में क्या होता है, ट्रायल्स फिक्स रहते हैं, तो यहाँ ट्रायल फिक्स कर दिया। कितना ट्रायल है, 50 ट्रायल है। और क्या पूछ रहा है आपसे, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल x, तो x यहाँ पे है नंबर ऑफ सक्सेसेस, सो मीन ऑफ x इन फर्स्ट 50 ट्रायल। तो मीन्स आपको दे दिया इन्होंने कि n की वैल्यू 50 है और x आपका नंबर ऑफ सक्सेस है। तो आप सब जानते हो कि नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब क्या, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस जो रैंडम वेरिएबल है, जब n नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो ये होगा बाइनोमियल 50, 1/5 है ना। तो सेकेंड ऑप्शन में जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 50, 1/5 NP, n नंबर ऑफ ट्रायल 50 है तो NP। अच्छा मीन कितना होता है, इसका मीन पूछा है आपसे EX, तो n इंटू P, तो 50 इंटू 1/5 10। ये भी कह रहा है EX 10 है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ओके। यहाँ कह रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस। अब इसका नाम अगर मैं x रख दूं कि नंबर ऑफ फेलियर प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस, पहले सक्सेस से आने से पहले जितना फेलियर आया, तो अगर ये x है तो हमने देखा हुआ है कि x इज अगेन नेगेटिव बाइनोमियल है ना, तो वहां पे हम फेलियर काउंट कर रहे हैं, ट्रायल दोनों नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो फर्स्ट सक्सेस तो R, P मतलब 1, 1/5। और जब नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे थे तो उस केस में EX का फॉर्मूला क्या था, RQ/P। सो RQ/P का मतलब R हो गया 1, Q हो गया 4/5, P हो गया 1/5, सो कट के 4 आ गया। तो ये कह रहा है 4 आंसर है। ये कह रहा है EX इज इक्वल टू 4 when x is number of trial preceding the first success, तो means yes। and last option है expected number of trial required to get the second success, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। so number of trial required to get the second success R2 हो गया यहाँ पे। तो इस केस में जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव बाइनोमियल 2, 1/5, क्योंकि P 1/5 है। अब मीन पूछ रहा है इस x का, तो अगेन यू हैव नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, तो यहाँ EX था नंबर ऑफ ट्रायल वाले में आपने पहले भी यूज किए हैं वहां पे R/P, सो R इज 2 हेयर एंड P इज 1/5, तो फाइनल 10। तो ये कह रहा है EX इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस, तो मीन यहाँ पे यूज कर लिया, तो भी सही है। तो मतलब इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन करेक्ट है। MSQ में ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3 या चारों करेक्ट हो सकता है, एक भी करेक्ट हो सकता है एक ही करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। सो ये क्वेश्चन था जो अभी नेगेटिव बाइनोमियल ने किया, बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल आज किया, तो उस पे ये क्वेश्चन एग्जाम में और भी है, मतलब आज अभी टाइम खत्म हो गया है। तो ये किस ईयर का है, ये 2020 का है, ठीक है। तो जैम 2020 में क्वेश्चन नंबर 35 है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आज हमने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम्स किए, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा क्या होता है, PMF क्या है, मीन वेरिएंस MGF क्या है, दो अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है नेगेटिव बाइनोमियल, और दोनों का अलग अलग PMF है, अलग अलग मीन है, अलग अलग MGF है, वेरिएंस कॉमन फॉर्मूला है ना, बाकी है ना दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट।